हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर और हम पढ़ रहे हैं आईपीसी। तो हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिटी देखे। अब हम आईपीसी पर से पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम शुरू करेंगे आईपीसी शुरू से पढ़ना। तो सबसे पहले जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो हमें उसका प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक प्रियम्बल होता है किसी भी लॉ में वो उसकी सोल होता है। जब हम प्रियम्बल समझ जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये लॉ क्यों बना। बहुत सारी चीज़ें प्रियम्बल पढ़ने से ही क्लियर हो जाती हैं। तो वैसे ही अब हम शुरू करते हैं आईपीसी पढ़ना विद प्रियम्बल। तो जब हम ना बहुत सारे प्रियम्बल हम पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़े भी होंगे सीपीसी वगैरह या बहुत सारे लॉज के, तो उनके प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे कि अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग। वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। चलो तो फर्स्ट रीडिंग देते हैं टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो वेयर एवर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जर्नल पीनल कोड फॉर इंडिया, इट इज़ एनेक्टेड एज फॉलोज। तो देखो, सबसे पहली बात, जर्नल पीनल कोड वर्ड जो यूज़ हुआ है, ये हम इस पे हमें स्ट्रेस देना है। फॉर इंडिया इट इज़ एनेक्टेड एज फॉलोज। तो देखो, कहीं भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ अमेंडिंग, कहीं भी यूज़ नहीं हुआ कंसोलिडेटिंग। तो इसका मतलब अमेंडिंग कहाँ यूज़ होता है? जब हम पुरानी चीज़ को अमेंड करते हैं, पुरानी चीज़ में कुछ बदलाव करते हैं। कंसोलिडेटिंग होता है हम पुराने सभी लॉज को इकट्ठा करके एक लॉ बना देते हैं। तो जो आईपीसी है ये ना अमेंडिंग है ना कंसोलिडेटिंग है। तो ये क्या है? ये उस टाइम एक न्यू लॉ बना था। ये न्यू था ना। हमने पुरानी चीज़ें उठा के एक साथ लाई, ना हमने पुरानी चीज़ों में चेंजेस करके कुछ किया। अमेंड भी नहीं किया, कंसोलिडेट भी नहीं किया। हमने बनाया एक न्यू पिनल कोड। ठीक है। तो सबसे पहली जो डीप बात इस एक लाइन में थी वो यही थी कि एक ये न्यू पिनल कोड है। और दूसरी बात देखो, ये एक जर्नल पिनल कोड है, मतलब यूनिफॉर्म है सबके लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, हिंदूज़ को हिंदू लॉ से गवर्न करते थे ब्रिटिशर्स, मुस्लिम्स को मुस्लिम लॉ से गवर्न करते थे, और जो उनकी प्रेसिडेंसीज होती थी वहाँ पे कॉमन लॉ चलता था। लेकिन जब आईपीसी आया तो ये सब हिंदूज़, मुस्लिम्स और प्रेसिडेंसीज में जो सब रहते थे, इन सबको अब आईपीसी गवर्न करेगा, ना कि इनके अपने लॉज। ठीक है। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो आईपीसी ने रिप्लेस कर दिया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और कॉमन लॉ को। तो अब जुरिस्डिक्शन के लिए भी देखो हमें सेक्शन 1 पे ही जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 1, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज इंडियन पीनल कोड। तो जब हम सेक्शन 1 अब देखेंगे, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज इंडियन पीनल कोड। नॉट हिंदू, नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट कॉमन लॉ। this would be called as Indian Penal Code and it shall extend to whole of India. अब सेक्शन 1 की जो बात आई, यहाँ से हमें पहली टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पता लग गई, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। लेकिन अब इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब देखना पड़ेगा अब हमें। तो आईपीसी के ही सेक्शन 18 में प्रोवाइड किया गया था डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स the territory of India. India means the territory of India. तो एज पर आईपीसी इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया सेक्शन 18। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया भी एम्बिगुअस है ना, टेरिटरी की जब बात आ रही है। तो अब हमें और क्लियर पिक्चर देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या कहता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड। लेकिन एक चीज़ तो अभी भी रहेगी, व्हाट अबाउट सी, व्हाट अबाउट एयर, व्हाट अबाउट द सॉइल और उसके अंदर का लैंड। तो टेरिटरी की अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो आपको बस ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर टेरिटरी की हम कुछ डेफिनेशन देखें तो बस हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया, मतलब जितनी भी ज़मीन, जितना भी लैंड मास है वो पूरा इंडिया का। इंटरनल वाटर्स मतलब जितने भी रिवर, कनाल्स, जो भी इंडिया के इंटरनल वाटर्स हैं वो सब। मैरीटाइम टेरिटरी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, सी में मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन के हिसाब से ये। एयर कॉलम अबव द लैंड एंड वाटर, तो जितना इंडिया का लैंड और वाटर है उसके ऊपर का जितना भी एयर कॉलम है अप टू स्पेस, that will be included in territory of India. Subsoil and mineral wealth beneath
द लैंड एंड वाटर्स, लैंड और वाटर के अंदर सब सॉइल्स में जो भी वेल्थ है टिल द सेंटर ऑफ अर्थ, सारी की सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, दे आर नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आईपीसी की एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो सबसे पहले जो बात ये आएगी ना, इट एक्सटेंड्स टू इंडिया। तो इंडिया क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, सेक्शन 18 कॉन्स्टिट्यूशन में देखा तो वहाँ से पता लगा हमारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड। और उसके बाद जब हमने एक पूरी डेफिनेशन देखी कि टेरिटरी में क्या क्या आ सकता है, वो ये सब चीज़ें हैं। तो जब भी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करनी होगी ये सब देख लेना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आईपीसी लग रही है, लगनी है या नहीं लगनी है। ठीक है, अब आते हैं हम, जो जुरिस्डिक्शन है ना आईपीसी में वो है दो तरह की, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल होता है विद इन इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होता है आउटसाइड इंडिया। अब एक बात और आपने याद रखनी है कि जो एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज इंडियन, कोई भी इंडिया एक पर्सन है जो कि इंडियन है, ही कैरीज अ बैगेज ऑफ आईपीसी। तो जब तक वो इंडियन है उसकी पीठ पर एक बैगेज हमेशा रहेगा आईपीसी का। ठीक है, आईपीसी का बैगेज हमेशा हमेशा उसकी पीठ पे रहेगा, वो हमेशा गवर्न होगा आईपीसी से ही। अब शुरू करते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ना। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो इसमें क्या है देखो, तो जनरल सी बात है, इंट्रा टेरिटोरियल मतलब पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, बस याद आपको रखना है विद इन इंडिया, विद इन इंडिया इसमें इंपॉर्टेंट है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू इट्स प्रोविजन कमिटेड विद इन इंडिया। तो कोई भी अगर ऑफेंस इंडिया में हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस इंडिया में हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जिसने भी किया, क्योंकि देखो क्या है पहला ही वर्ड एवरी पर्सन, तो यहीं से हमारी अब इंटरप्रिटेशन शुरू होनी चाहिए। एवरी पर्सन में कौन आते हैं, सिटीजन ही आएंगे या फिर कोई और भी आएंगे। तो इसके लिए एक लैंडमार्क केस था मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ना मुबारक अली पाकिस्तान का सिटीजन था, वो इंडिया में डिफ्रॉड करने की कॉन्स्पिरेसी करता है, इंडिया में डिफ्रॉड करता है लोगों को। तो सुप्रीम, अब डिफ्रॉड कहाँ हुए लोग, इंडिया में, तो एक्ट फाइनल एक्ट कहाँ हुआ, विद इन इंडिया, चाहे मुबारक अली था पाकिस्तानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया कि इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस दैट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन डिपेंड अपॉन द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, कि जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस, लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, ना कि नॉट द नेशनैलिटी ऑफ पर्सन, नॉट द नेशनैलिटी ऑफ पर्सन। तो नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी जुरिस्डिक्शन, वो करेगी लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस हुआ था इंडिया में, मुबारक अली दैट, इसीलिए मुबारक अली विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, इजी सा केस था। अब आते हैं हम एक और चीज़ समझते हैं इसी के साथ साथ कि सेक्शन 11 है ना, जैसे उसमें कहा है पर्सन था ना यहाँ पे, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन तो हमें पता लग गया, अब पर्सन क्या होता है। तो सेक्शन 11 जब हम देखते थे आईपीसी का, उसमें था पर्सन इंक्लूड्स एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ पर्सन मतलब कंपनी और एसोसिएशन, तो नेचुरल एज वेल एज जुरिस्टिक पर्सन। ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन भी इस पे इंक्लूड होंगे। अब हम आते हैं एक और बात पे कि सेक्शन 2 में हमने एवरी पर्सन भी देख लिया। एवरी पर्सन मतलब सिटीजन बाहर का भी हो लेकिन एक्ट इंडिया में हो रहा है तब भी वो लायबल होगा अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो आईपीसी में ऑफेंस है। दूसरी बात हमने देखी, पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, जुरिस्टिक भी हो सकता है, जुरिस्टिक मतलब कंपनीज। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस है,
पर्सन में कौन कौन नहीं आएंगे, किस किस पर आईपीसी नहीं लगेगी, इसकी कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमें मिलती है 361 के आर्टिकल में प्रेसिडेंट पे नहीं अप्लाई होगी, गवर्नर पे नहीं अप्लाई होगी जब तक वो अपने वो काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज में हम देखते हैं तो फॉरेन डिप्लोमेट्स और सॉवरेंस पे नहीं लगेगी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिप्लोमेट्स वगैरह पे आईपीसी अप्लाई, मतलब वही पीनल कोड्स अप्लाई नहीं होते जनरली। उसके बाद आते हैं हम कि स्टेट के ऊपर लगेगी आईपीसी क्या स्टेट के ऊपर अप्लाई करेगा? तो इसके ऊपर भी एक केस लॉ है, सुप्रिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंस लीगल अफेयर वेस्ट बंगाल वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता 1967। देख लेना इसकी साइटेशन 1967, 9 जजेस बेंच का केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें क्या था, कोर्ट ने हेल्ड किया स्टेट कांट बी अबव लॉ, स्टेट इज लायबल। इसमें क्या था, एक डॉक्टर के एक्ट के लिए स्टेट को लायबल कर दिया था, क्योंकि जो डॉक्टर का एक्ट था उसकी कुछ नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो गई होगी, तो डॉक्टर के एक्ट के लिए स्टेट को लायबल किया गया था और स्टेट को बोला गया था कि फाइन दो एक्यूज। अब आते हैं सेक्शन 2 के साथ हमें हमेशा पढ़ना है सेक्शन 5। सेक्शन 2 के साथ ही हमें पढ़ना है सेक्शन 5। सेक्शन 5 भी कुछ एक्सेप्शंस बताता है ऑफ सेक्शन 2। एक्सेप्शन याद, बस इसको इस तरह से याद रखना, एक्सेप्शन है इसमें सेक्शन 2 की सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो आईपीसी कहाँ कहाँ नहीं लगेगी वहाँ से ही हमें पता लग जाता है। देखो सेक्शन 2 में तो एवरी पर्सन बता दिया ना, उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस भी हैं, वियना कन्वेंशन की एक्सेप्शंस भी हैं। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि आईपीसी के अंदर ही कौन सी एक्सेप्शन बताइए। तो सेक्शन 5 में वो है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शंस भी हैं, वियना कन्वेंशन वाली भी है, अगर आपने कभी ब्रॉडर सेंस में देखना हो। तो आईपीसी के अंदर ही जो एक्सेप्शंस है वो क्या क्या हैं? नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ एनी, वही अगर किसी ने आर्मी में म्यूटनी की है, डिजर्शन की है, म्यूटनी डिजर्शन बस यही, तो यहाँ पे भी वो नहीं लगेगा क्योंकि उनके अपने लॉज होते हैं, कोर्ट मार्शल वाले उनके अपने लॉज होते हैं, वो लगेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये आर्मी, और साथ में प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो स्पेशल और लोकल लॉ वुड ओवरराइड आईपीसी। स्पेशल लॉ क्या होते हैं और लोकल लॉ क्या होते हैं ये बताया गया है सेक्शन 41 और 42 आईपीसी में। स्पेशल लॉ होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बने होते हैं, लाइक आर्म्स एक्ट, तो आर्म्स से रिलेटेड है वैसा। और लोकल लॉज होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बने होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होते हैं, लाइक मकोका, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। तो ऐसे जो एरिया के ऊपर हैं दैट इज़ लोकल लॉज, और स्पेशल लॉज होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बने होते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं, अच्छा एक इसमें मैगजिम भी है स्पेशल लॉ से रिलेटेड, जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, जनरल लॉज डू नॉट रिपील स्पेशल लॉज। तो जहाँ भी इनके बीच डाइकोटमी आएगी, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के बीच स्पेशल लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा। इसमें एक केस लॉ भी था आर वर्सेस भगत सिंह लाहौर, प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था इवन इफ द पनिशमेंट इज मोर इन जनरल लॉ। तो भगत सिंह के केस में प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था, भगत सिंह का 1930 का लाहौर का केस था, स्पेशल लॉ से रिलेटेड ही। उसमें प्रीवी काउंसिल ने बोला था इवन इफ द पनिशमेंट इज मोर इन जनरल लॉ स्पेशल लॉ शैल बी अप्लाइड। पनिशमेंट हम नहीं देखेंगे किस में ज़्यादा है किस में कम है, अगर पनिशमेंट स्पेशल लॉ में कम है फिर भी स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, punishment of offences committed beyond but which may be tried in India। तो इसमें क्या है देखो, any person liable by Indian law to be tried for an offence committed beyond India, ठीक है, committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code as if the offence had been committed
विद इन इंडिया, अगर कोई भी पर्सन जो लाइबल है इंडियन लॉ के हिसाब से, उसको ट्राई किया जा सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए जो इंडिया के बाहर हुआ है, इफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एज इफ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद इन इंडिया। अब आपको यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आप समझते हैं इसको कैसे। एग्जाम्पल आप देख लो इसका कि कॉन्स्पिरेसी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी हमने इंडिया में बैठ के बनाई, कहीं और क्राइम कर दिया, बट वी कैन बी हेल्ड लायबल इन इंडिया। ठीक है, तो अब इसका ही एक्सटेंशन जो है ना, अच्छा ये एग्जाम्पल में दिया भी, देखो कॉन्स्पिरेसी हैश्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग इफेक्ट विद इन इंडिया स्टिल पनिशेबल इन इंडिया। तो ये कॉन्स्पिरेसी अगर हैश्ड आउटसाइड हुई लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया में हुआ तो हम उसको इंडिया में पनिशेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया में कल्मिनेट भी हुआ था तो भी हम इंडिया में उसको ट्राई कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 3 है ना, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल था। सेक्शन 4 जो है ना, सेक्शन 4 ये इसकी ट्यूनिंग में है। अगर हम सेक्शन 3 को सेक्शन 4 के साथ पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है। देखो, आईपीसी अप्लाइज टू द ऑफेंसेस बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर किसी भी जगह पे कोई ऑफेंस कर रहा है, आईपीसी उसके ऊपर लगेगी। मैंने बताया कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है हमेशा कैरीज द बैगेज ऑफ आईपीसी, आईपीसी का बैगेज कैरी करता है। बाय एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट में बी। कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट और इंडिया होगा कहीं, वो कहीं पे भी हो, इंडिया का फ्लोटिंग आइलैंड माना जाता है, तो उसमें भी कोई ऑफेंस हुआ है माना जाएगा इंडिया में, उसको इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। बाय एनी पर्सन इन एनी प्लेस बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर से कोई इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्सेज को अगर टारगेट कर रहा है तो उस पर्सन को भी हम इंडिया में लायबल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके भी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल ए। ठीक है, ए एक फॉरेनर है, ही कमिट्स रेप ऑफ बी। ए ने कमिट किया रेप ऑफ बी, बी उसके बाद आ जाती है इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन है। ए एक फॉरेनर है, बी एक इंडियन है, उसका रेप होता है फॉरेन में ही, फॉरेन में ही रेप हुआ, उसके बाद वो इंडिया वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे ट्राई होगा, सोचो और दिमाग लगाओ। वीडियो पॉज करके दिमाग लगाए ना, मैं आंसर बता देता हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन की आदत बहुत कम है, तो यहाँ वन वे चलता है। तो ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई जवाब अभी आ नहीं रहा ना, रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो देखो, तो इसमें प्लेस ऑफ ऑफेंस क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें टेरिटरी देखनी है ना, तो प्लेस ऑफ ऑफेंस क्या है, फॉरेन। तो ट्रायल भी, सबसे पहला ट्रायल का हक भी कहाँ पे होगा, फॉरेन कंट्री में ही होगा। तो ट्रायल भी कहाँ पे होगा, फॉरेन में ही, जहाँ पे रेप कमिट हुआ है। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन, ए इंडियन है, ठीक है, वो रहता है किसी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, मान लो किसी रैंडम कंट्री में रहता है, विद अ मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन। ठीक है, और इंडिया में उसकी वाइफ पहले से ही है, तो मतलब उसने अडल्ट्री की है। तो ए ने की है अडल्ट्री किसी कंट्री में, लेकिन उस रैंडम कंट्री में अडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस। अब वो आता है इंडिया, इंडिया में उसकी वाइफ कर देती है कंप्लेंट, तो अब ट्रायल कहाँ होगा बताओ। तो इस केस में ऑफेंस हुआ है रैंडम कंट्री में, लेकिन रैंडम कंट्री में वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन जो पर्सन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलवेज कैरीज द बैगेज ऑफ आईपीसी। तो जैसे ही वो उसके अगेंस्ट इंडिया में कंप्लेंट हुई, पहला राइट जिस कंट्री का था वहां पे वो ऑफेंस ही नहीं है, पर इंडिया में ऑफेंस है, तो अब नाउ ही कैन बी ट्राइड एंड प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया। इंडिया में भी एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, तो जनरली सिविल एक्शन ही हो सकता है, सिविल एक्शन। अब थर्ड, एक ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने एक शिप में अमेरिकन को शूट कर दिया,
ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन शूट्स अमेरिकन इन ऑस्ट्रेलियन शिप, और वो शिप आ रही थी मद्रास, शिप आ रही थी मद्रास। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने अमेरिकन सिटीजन को शूट कर दिया एक ऑस्ट्रेलियन शिप पे, जो शिप थी वो भी ऑस्ट्रेलियन शिप थी। शिप आ रही थी मद्रास, शिप आई मद्रास, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जब बॉडी मिली तो अरेस्ट तो करना ही था। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, ट्रायल कहाँ पर होगा? देखो शिप थी ऑस्ट्रेलियन, तो पहला राइट होगा ऑस्ट्रेलिया का। तो इंडिया यहाँ पे अरेस्ट करने के बाद एक ही चीज़ कर सकता है, उसको एक्स्ट्राडेट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी आईपीसी में जुरिस्डिक्शन की कहानियाँ जो आज हमने पढ़ी। पहले हमने प्रीएम्बल पढ़ा, उसके बाद हमने सेक्शन 2, 3, 4 पढ़े और 5 पढ़ा। इतनी थी यहाँ तक जुरिस्डिक्शन और प्रीएम्बल। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में कर देना, कोई वीडियो जल्दी चाहिए तो उसका भी कर देना। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें हम पढ़ेंगे ऐसे ऑफेंसेस जिसमें हम एक्ट नहीं कर रहे, उससे बिना एक्ट किए ही वी आर लायबल। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस जिसमें हम एक्ट नहीं कर रहे फिर भी वी आर लायबल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।